हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एलके सक्सेस एकेडमी। दोस्तों 68 पीपीएससी जो 12 फरवरी 2023 को प्रस्तावित है, इसी के उपलक्ष्य में ये इम्तिहान का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले फ्रेंड्स हमने परफेक्शन आईएएस के सेट नंबर 1 से लेके 9 तक ऑलरेडी मैंने डिस्कस करके अपलोड कर दिया हूँ। इसके अलावा प्रभात पब्लिकेशन जो डॉक्टर रंजीत सिंह आईएएस हैं उनके द्वारा लिखा हुआ बुक को भी हमने 1 से लेकर 10 तक ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उससे भी वीडियो समाप्त होने के बाद ज़रूर देख लें। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है जो इम्तिहान का है। इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों को जो है सिलेक्शन किया है। इसको मैं थॉरली स्टडी किया हूँ और मुझे ये अच्छा लगा है। आप ज़रूर इसे एक बार बना लें। अगर आप कहेंगे तो इसके और भी वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के लिए विश्व मानवाधिकार दिवस की थीम क्या है। तो फ्रेंड्स बात करें विश्व मानवाधिकार दिवस की, तो आपको पता होगा कि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व भर में लोगों के अपने अधिकार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें इसका आंसर की बात करें तो सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय इसका जो आंसर हो जाएगा, और यही इस बार विश्व मानवाधिकार दिवस की मुख्य थीम थी। ठीक है फ्रेंड्स, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स कि हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और 295A निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स ये जो संबंधित हैं ये धार्मिक अपमान या नुकसान से संबंधित हैं, और इसके संबंध में फ्रेंड्स अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके लिए 3 साल की सज़ा और प्लस जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएंगे ए। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि परियोजना 75 के तहत भारतीय नौसेना को दिसंबर 2022 में सौंपी गई 5वीं पनडुब्बी का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स ये 5वीं पनडुब्बी का जो नाम है ये है INS वागीर। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा INS वागीर। नेक्स्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स। फोर्थ है हमारा कि ऑटन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की सूची में सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट किस देश का है। तो फ्रेंड्स बात करें सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट की, तो इस इंडेक्स के अनुसार यानी ऑटन कैपिटल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार UAE जो है वो सबसे इसका पासपोर्ट जो सबसे मजबूत है। फ्रेंड्स एक और दूसरा सर्वे होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा, वो अलग चीज़ है, और उसमें ऑलमोस्ट जो है जापान को पहले स्थान आता है। ये जो है ये ऑटन कैपिटल द्वारा प्रकाशित है। ठीक है, और इसमें UAE को जो है पहला स्थान मिला है। ठीक है, इसके अलावा बात करें भारत की, तो भारत में इसके रैंकिंग जो है वो 87वां आया है। ठीक है, 87 है। और इसके अलावा जो फ्रेंड्स पाकिस्तान की 94 है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान की 94 है। ठीक है, आंसर की बात करें तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। हाल ही में PT उषा को निम्नलिखित में से किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। तो फ्रेंड्स हाल ही में PT उषा को जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ का जो है अध्यक्ष चुना गया है, और PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने वाली ये प्रथम महिला है। इसीलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ। नेक्स्ट पे चलेंगे। केंद्र सरकार ने किस राज्य में 1748 किलोमीटर लंबा फ्रंटियर हाईवे बनाने की परियोजना बनाई है। तो फ्रेंड्स भारत ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में जो है LAC के नज़दीक 1748 किलोमीटर लंबा फ्रंटियर हाईवे बनाने की परियोजना बनाई है। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है वो बॉर्डर एरिया में रोड नेटवर्क को मजबूत बनाना और सड़कों का जाल बिछाना जो है यह है, उसी के उपलक्ष्य में 1748 किलोमीटर लंबा फ्रंटियर हाईवे बनाने की योजना बनाई गई है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता है। तो फ्रेंड्स बात करें सिंगापुर ओपन 2022 के खिताब की, तो इसमें फ्रेंड्स PV सिंधु ने जो है ये खिताब को जीत लिया है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो फ्रेंड्स हाल ही में बिहार सरकार द्वारा शिक्षा के बजट जो है यानी पढ़ाई पर खर्च का 21% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 पे चलेंगे। किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूल में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा। तो फ्रेंड्स ये हाल ही में बिहार सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि सप्ताह में 5 दिन स्कूल होगा और उसके अलावा शनिवार को नो बैग डे घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के चेनारी में इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। बताइए कि चेनारी किस जिले का एक स्थान है। तो फ्रेंड्स हाल ही में चेनारी रोहतास में जो है
और एथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। और ये चिनारी जो है फ्रेंड्स ये रोहतास में अवस्थित है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी की है? तो फ्रेंड्स हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है वो 4761, आप देखिए यहाँ पे शायद यही होता है कि केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें रहने से राज्य को जो हानि होती है, ये सबसे बड़ी हानि यही है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए 4761 करोड़ रुपया केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई हैं, जिसमें बिहार को मात्र 7.35 करोड़ रुपया मिला है। ठीक है, इसे भेदभाव ही कहा जा सकता है। ठीक है, और इस तरह से ए इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है? तो फ्रेंड्स हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बिहार के जो है नजिया परवीन को, ठीक है फ्रेंड्स, नजिया परवीन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो है फ्रेंड्स ये मुख्यतः अररिया सदर अस्पताल से संबंधित है तथा ये मुख्य रूप से भागलपुर के निवासी हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कहाँ के निवासी हैं नजिया परवीन? तो ये भागलपुर के निवासी हैं तथा ये अररिया सदर अस्पताल में कार्यरत थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्र के क्षेत्र के वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता में शामिल नहीं है या नहीं पूछा गया है? तो फ्रेंड्स मार्टिन मेल्डॉल, यहाँ पे आप देखेंगे मार्टिन मेल्डॉल जो है ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। बाकी आप जितने भी देख रहे हैं बेन बर्नार्ड, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डिगबिग, ये तीनों जो है इनको तीनों को 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि महिलाओं के लिए फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो फ्रेंड्स महिलाओं के लिए 2023 का फीफा विश्व कप जो है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से होगा। ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। बात करें फीफा विश्व कप की तो फ्रेंड्स ये 9वां संस्करण है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। ठीक है, और इसके अलावा इसके शुभंकर की बात करें तो तजूनी जो है इसका शुभंकर है। ठीक है, तजूनी याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ग्लोबल पीस इंडेक्स में स्वीडन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बात करें भारत को तो भारत को इसमें 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, 135वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें इस सूची में सबसे अंतिम स्थान पे कौन से देश हैं, तो इसमें सबसे अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सूचियों से जो है क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से आप लास्ट में इंडेक्स एक बार जरूर देख के जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, विभिन्न सूचियों से 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? तो फ्रेंड्स बात करें 77वें सत्र की तो इसमें कसाबा क्रोसी जो है ये 77वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है और ये फ्रेंड्स हंगरी के हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा कि ये किस देश से रिलेटेड है, तो ये हंगरी के जो है वो हैं। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने निवेश आहरण अधिकारों की करेंसी बास्केट में निम्नलिखित में से किस करेंसी की भरांकन में वृद्धि की है? तो फ्रेंड्स हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विभिन्न देशों के मुद्राओं की जो है निरीक्षण किया गया है और इसमें अमेरिका और युआन यानी अमेरिकी डॉलर और युआन जो चीन की है, इन दोनों के जो है और करेंसी के बास्केट में जो है भरांकन में वृद्धि की गई है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, अमेरिकी डॉलर और युआन, ठीक है, इनमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, और इसका आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे 8वां गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि गरुड़ शक्ति अभ्यास जो होता है ये मुख्यतः इंडोनेशिया के बीच होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच ये गरुड़ शक्ति अभ्यास होता है। ठीक है, और ये इंडोनेशिया के कसवांग गाँव में हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, कसवांग। नेक्स्ट पे चलेंगे। देश के प्रथम मतदाता जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन थे? तो फ्रेंड्स हाल ही में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण सिंह नेगी जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं, इनका निधन हो गया है। ठीक है, कहाँ से संबंधित थे? तो ये हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट पे चलेंगे।
नेक्स्ट है हमारा कि भारत निर्वाचन आयोग के किनके लिए रिमोट इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ईवीएम विकसित किया है। तो फ्रेंड्स, वे व्यक्ति जो कामगार होते हैं और अपने राज्य से बाहर होते हैं उनके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जो है वो रिमोट इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की जो है शुरुआत की है। ठीक है, इसका हाल ही में ट्रायल हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 20 का घरेलू प्रवासी कामगार के लिए। ठीक है, घरेलू प्रवासी कामगार, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, नेपाल के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं ये पुष्प कुमार दहल प्रचंड है। ठीक है, पुष्प कुमार दहल प्रचंड। ठीक है, ये तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, और अगर बात करें नेपाल के राष्ट्रपति की तो विद्या देवी भंडारी नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति है और इन्होंने ही इनको शपथ दिलाया है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 22। भारत सरकार ने भारत बायोटेक के नेजल कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए मंजूरी दे दी है। इस नेजल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, ये नेजल कोविड वैक्सीन जो है इसका नाम है BBV154, यानी इसका फुल फॉर्म की बात करें BBV है, यानी भारत बायोटेक वैक्सीन, BBV भारत बायोटेक वैक्सीन 154। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है। तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत जो है वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश के हैं, यहाँ पे नामीबिया से जो है वो चीता को लाया गया है। ठीक है, और इस तरह से सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार की बात करें तो ये हाल ही में जो है यूंकिंग टैंग को, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर हैं, यूंकिंग टैंग कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर हैं और इसी को रामानुजन पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जो है वो लद्दाख में जो है स्थापित किया गया है और ये लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में है। ठीक है, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कितने रुपये तक के बीमा होता है। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत जो है वो 2 लाख तक का बीमा होता है। ठीक है, फसल के नष्ट होने पे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सबसे अधिक निवेश किस उद्योग में हुआ है। तो फ्रेंड्स, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में ये दिया गया है कि इथेनॉल में सबसे अधिक जो है वो निवेश हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर आकर्षक उद्योग की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा ये और इथेनॉल प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग, इनमें फ्रेंड्स जो है वो सबसे अधिक निवेश प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने किलोमीटर पथ घनत्व है। तो फ्रेंड्स, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पे जो है 3086 किलोमीटर पथ घनत्व है। ठीक है, ध्यान रखें 3086। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य के किस जिले में शहरीकरण का स्तर 25% से कम है। तो फ्रेंड्स, बात करें शहरीकरण के स्तर की तो गया में और मुजफ्फरपुर में जो है वो शहरीकरण का स्तर जो है अभी भी 25% से कम है। फ्रेंड्स, अगर बिहार की बात करें तो मात्र पटना ऐसा शहर है जहाँ पे शहरीकरण की दर जो है वो 25% से अधिक है। ठीक है, इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार सरकार के मोबाइल आधारित ऐप पोषण ट्रैकर का संबंध है, ये किससे है। तो फ्रेंड्स, पोषण ट्रैकर का संबंध जो है ये बच्चों से है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार बजट 2022-23 के राजस्व अधिशेष GSDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो फ्रेंड्स, ये GSDP का 0.64 जो है वो अनुमानित है। नेक्स्ट पे चलेंगे। केंद्रीय बजट 2022-23 में PME विद्या के अंतर्गत एक कक्षा के टीवी चैनल कार्यक्रम कितने चैनल पर दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक कक्षा के टीवी चैनल जो है वो टोटल 200 चैनलों पे दिखाया जाएगा। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो आप पूरा देखिए, क्योंकि एक सेट जो होता है वो विभिन्न सब्जेक्ट का कम्बिनेशन होता है। आप आधा वीडियो देखते हैं और आधा नहीं देखेंगे
तो होगा ये कि आधा पोर्शन जो है कुछ सब्जेक्ट आपका मजबूत हो जाएगा तथा कुछ सब्जेक्ट जो है वो हमेशा के लिए आपका कमज़ोर रह जाएगा। तो इसीलिए जब भी सेट लगाते हैं तो पूरा सेट लगाए तथा अपना जो है मार्क का आकलन करें कि हम कितने मार्क गेन कर पा रहे हैं और हमारा स्थिति क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो बिल्ड होगा, यानी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा गोल्ड कॉलर वर्कर नहीं है? यहाँ पे गोल्ड कॉलर वर्कर नहीं पूछ रहे हैं, तो फ्रेंड्स लाइब्रेरियन जो है ये गोल्ड कॉलर में नहीं आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें फ्रेंड्स गोल्ड कॉलर की, तो ये में इसमें जो है वो अत्यधिक कुशल आदमी जो होते हैं, वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, ये सब गोल्ड कॉलर में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर ब्लू कॉलर की बात करें तो मजदूर वर्ग जो होते हैं वो ब्लू कलर में आते हैं। वाइट कलर की बात करें जो वेतनभोगी होते हैं जैसे मैनेजर इत्यादि, यानी जो मैनेजमेंट से जुड़े लोग होते हैं वो ये जो है ये वाइट कॉलर से हैं। इसके अलावा अगर रेड कॉलर की बात करें तो सरकारी कर्मचारी जो होते हैं ये रेड कॉलर में आते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कृषि अनुसंधान केंद्र से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, ये तो सही है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र ये गांधीनगर, ये गलत होगा क्योंकि ये नागपुर में है। ठीक है, नागपुर। इसके अलावा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये भी गलत है क्योंकि ये शिमला में है, शिमला इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो है फ्रेंड्स ये ई हो जाएगा, एक से अत्यधिक। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि एग्रोनॉमिक्स का संबंध है ये किससे है? तो फ्रेंड्स एग्रोनॉमिक्स का जो संबंध है ये श्रमिक की कार्य क्षमता एवं उसके द्वारा किए जाने वाले वास्तविक कार्य से है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा पहली बार गांधी जी की तस्वीर किस वर्ष भारतीय नोटों पर पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स बात करें पहली बार गांधी जी की तस्वीर की तो ये सन 1969 पे, ये 1969 पे 100 रुपये के नोट पे पहली बार जो है गांधी जी की तस्वीर छापी गई थी। इसके अलावा सन 1987 में 500 के नोट पे जो है वो गांधी जी की तस्वीर छापी गई थी। सन 1996 से सभी नोटों पे गांधी जी की तस्वीर जो है छापी जाने लगी थी। ठीक है, ये कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। नीति आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर उसके स्थान पर कौन सी योजना शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स नीति आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और इसके स्थान पर 15 वर्षीय एजेंडा, 7 वर्षीय रणनीतिक पत्र और 3 वर्षीय एजेंडा, ये तीनों को जो है वो लागू किया गया है। ठीक है, और इस तरह से इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की निम्न वित्तीय संस्थानों पर विचार करें और इसको क्रमबद्ध से लगाएं। तो फ्रेंड्स बात करें IFCI की तो इसकी स्थापना जो है 1948 में हुआ था। ठीक है, 1948। ठीक है, यहाँ पे 1948 होगा। इसके अलावा बात करें ICICI की तो इसकी स्थापना 1955 में। ठीक है फ्रेंड्स, IDBI की बात करें तो 1964 में, और नबार्ड की बात करें तो 1982 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इस तरह से आप इसको जो क्रमबद्ध लगाएंगे तब जो है इसका आंसर देखिए कौन सा आता है। तो पहला जो है इसमें आ जाएगा फर्स्ट में ये, ठीक है, सेकेंड में आएगा ये, यानी 1 2 3 4। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि राजकोषीय नीति का निर्धारण जो किया जाता है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारतीय विदेशी व्यापार से संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे कि भारत का व्यापारिक निर्यात इसके व्यापारिक आयात से कम है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा भारत का सेवा निर्यात इसके सेवा आयात से अधिक है, ये भी सही है। इस तरह से 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक प्रवास का आकर्षक कारक नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहे हैं कि प्रवास का आकर्षक कारक नहीं है, तो ये गरीबी जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे गरीबी ये प्रवास का आकर्षक कारक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि डल्ली रजहारा की खदानें देश के लौह अयस्क के महत्वपूर्ण खदानें हैं, ये किस राज्य में अवस्थित हैं? तो फ्रेंड्स ये डल्ली रजहारा जो है ये छत्तीसगढ़ से अवस्थित है। इसके अलावा अगर बात करें बैलाडीला की तो बैलाडीला ये भी प्रमुख अयस्क की
खदानें हैं और ये भी फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे कि पश्चिम की ओर बहने वाली तापी नदी अपनी यात्रा मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ करती है? तो फ्रेंड्स तापी नदी का उद्गम जो है ये फ्रेंड्स बैतूल में है, ये मध्य प्रदेश की बैतूल जिले से निकलती हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा किस कारण होता है? तो फ्रेंड्स शीत ऋतु में तमिलनाडु के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा होती है और ये मुख्यतः उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। उन क्षेत्र में जहां वर्षा 60 से 120 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ऐसे क्षेत्र में जो है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। अब अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पे असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो इसमें फ्रेंड्स आप देखेंगे कि अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान दोनों में मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित रहता है। ये फ्रेंड्स जो है असत्य है। ठीक है, बाकी जो है आप पढ़ेंगे ये सारे सत्य हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किन पहाड़ियों की तलहटी में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मिकिर पहाड़ी जो असम में अवस्थित है इसी के तलहटी में अवस्थित है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे केरल का अलवाई नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये केरल का अलवाई नगर जो है ये एल्यूमिनियम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कि पिम्बा सिंचाई परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? पंबा, माफ़ कीजिएगा, ये पंबा सिंचाई परियोजना जो है फ्रेंड्स ये केरल से संबंधित है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के जननांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है? तो फ्रेंड्स ये 1921 की जो है इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 1911 से 1921 के दरमियान जो है फ्रेंड्स जनसंख्या घट गई थी। और कितनी घटी थी? तो ये -0.31% जो जनसंख्या डिक्रीज हो गई थी और इसीलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये जो अवस्थित है ये जैम्बेजी नदी पे अवस्थित है। ठीक है, जैम्बेजी नदी पे अवस्थित है। बात करें स्टेनली जलप्रपात, तो स्टेनली जलप्रपात फ्रेंड्स ये जो है ये कांगो नदी पे अवस्थित है। इसके अलावा एक है एंजिल जलप्रपात, ये कैरोनी नदी पे है। इसके अलावा बायोम जलप्रपात जैरे नदी पे अवस्थित है, जैरे नदी। ठीक है, इस तरह से इसका जो आंसर होगा ये डी हो जाएगा, जैम्बेजी नदी। नेक्स्ट पे चलेंगे। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है? तो फ्रेंड्स ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित मरुस्थल की बात करें तो ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट ये प्रमुख मरुस्थल हैं जो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्न में से कौन सही सुलेमित नहीं है? तो सही सुलेमित नहीं पूछा गया है, तो इसमें आप देखेंगे कि रॉबर्ट प्योरी जो है ये रॉबर्ट प्योरी ये दक्षिणी ध्रुव की खोज नहीं की थी, बल्कि ये जो है ये उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा ये सारे जो है वो सही है, इसको एक बार आप रीड कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रशांत महासागर में उठने वाले तथा चीन सागर में चलने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसे जो है ये टाइफून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। माओरी जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये माओरी जनजाति जो है ये मुख्य रूप से न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ठीक है, न्यूजीलैंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो फ्रेंड्स अगर उत्तरी मैदान की बात करें तो ये टाल क्षेत्र जो है ये दक्षिणी मैदान की एक प्रमुख विशेषता है। बाकी भाबर, चौर, मन ये सब जो है ये उत्तरी मैदान की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, कोसी नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? यहाँ नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स कोसी नदी जो है ये कटिहार से होकर नहीं बहती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो सुपौल से, पूर्णिया से, अररिया से, सहरसा, मधेपुरा इन जगहों से जो है कोसी नदी बहती है। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये जो अवस्थित है ये मोकामा में अवस्थित है। नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या है? तो फ्रेंड्स पश्चिमी चंपारण में अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट पे चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो फ्रेंड्स 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। ठीक है,
इसके अलावा अगर महिलाओं की बात करें तो 51.8% है। अगर पूरे भारत में पुरुष की साक्षरता दर की बात करें तो 80.9% है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की 64.6% है। ये पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो फ्रेंड्स इसमें जो है मौलाना मोहम्मद अली जो है ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, हो विद्रोह हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? तो फ्रेंड्स हो विद्रोह नागपुर के क्षेत्र में जो है 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था। तो फ्रेंड स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था यह असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, इसके असफलता के बाद पंडित मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी में नहीं थे? तो फ्रेंड्स नरमपंथी में नहीं थे की बात कर रहे हैं तो इसमें गोपाल बाल गंगाधर तिलक जो है ये फ्रेंड्स नरमपंथी में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है हमारा, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत में प्रथम अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, ये क्या था? तो फ्रेंड्स भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण, ये जो है भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण ये अंग्रेजी शासन के एक परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि पटना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में 1664 में पहली नियुक्ति किसकी की गई थी? तो फ्रेंड्स 1664 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली नियुक्ति जो की गई थी ये जॉब चरनाग थे। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, बिहार में वर्ष 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर समारोह बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया, किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका जो बहिष्कार की गई थी ये सरला देवी के नेतृत्व में जो है इसका बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे, इनमें से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंध था जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रह का अधिकार अधिकतम बोलीदाताओं को दिया जाता था? तो फ्रेंड्स ये इजारा व्यवस्था थी, ठीक है, और इसमें जो सबसे अत्यधिक बोली लगाता था उसे जो है राजस्व संग्रह का अधिकार दिया जाता था, ठीक है। 68 के डी हो जाएगा। चलते हैं 69 पे, मुंबई में दादोबा एवं आत्मारंग पांडुरंग द्वारा किस सामाजिक सुधार संस्था की स्थापना की गई थी? एमजी रनाडे का संस्थान के साथ जुड़ने के पश्चात यह लोकप्रिय हुए थे। तो फ्रेंड्स ये जो थे ये प्रार्थना समाज थे और 1867 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? तो फ्रेंड्स इसका जो संबंध था ये मुख्य रूप से डोमिनियन स्टेट से था, ठीक है, डोमिनियन स्टेट। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र के तहत दी गई थी? तो फ्रेंड्स इसको जो फांसी की सज़ा दी गई थी ये काकोरी षड्यंत्र के तहत की गई थी, ठीक है। और ये जो काकोरी षड्यंत्र घटना हुआ था ये जो हुआ था ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट हमारा कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गति काव्य गीत काव्य सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स ये जो संबंधित हैं ये सरोजिनी नायडू जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं, किस लिए याद किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी के रूप में जो है इसको याद किया जाता है और ये आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारे कि पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो फ्रेंड्स बात करें महिला उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की तो ये थे रेखा मनहर लाल दोषित, रेखा मनहर लाल दोषित इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में किस क्षेत्र में आंदोलन चलाया गया था? तो फ्रेंड्स ये जो चलाया गया था ये बरहिया ताल में चलाया गया था, ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो ये मोकामा में है, ठीक है। ये बकास्त भूमि के वापसी के लिए जो है ये आंदोलन चलाया गया था, मोकामा इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से हमने 75 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। निश्चित रूप से वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा इसको कम से कम एक या दो ग्रुप में ज़रूर जो है वो शेयर करें। जल्दी हम इसके सेकंड पार्ट को भी अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।